Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com. इस लेसन में आप औद्योगिकरण के युग के बारे में पढ़ेंगे। आप आदि औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद औद्योगिकरण की गति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में श्रमिकों का जीवन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में कपड़ा उद्योग की शुरुआत कैसे हुई, भारत के शुरुआत के उद्यमी कैसे थे, इनके बारे में पढ़ेंगे और औद्योगिकरण के कुछ अनूठे लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। आदि औद्योगिकरण। ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि औद्योगिकरण का मतलब है जब बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन शुरू हुआ होगा, लेकिन सही मायने में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के आने से पहले भी औद्योगिकरण था और उद्योग धंधे चलते थे। तो उस दौर को आदि औद्योगिकरण का दौर कहते हैं। ब्रिटेन में ऐसा हुआ था कि उद्योग धंधे शुरू होने से पहले शहरों में ट्रेड गिल्ड और क्राफ्ट गिल्ड होते थे जो बड़े शक्तिशाली होते थे। ये व्यवसाय पर नियंत्रण रखते थे, पूंजी लगाते थे, कर्जे की व्यवस्था करते थे और कारीगरों को और व्यवसायियों को काम दिलवाते थे। लेकिन इन ट्रेड गिल्ड में नए आदमियों का प्रवेश बड़ा मुश्किल था, तो इससे जो नए व्यापारी थे शहरों के, उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। दूसरी तरफ गांवों में जो कॉमन्स की ज़मीन थी उनमें अब बाड़े लगाए जा रहे थे और ज़मीन घटने लगी थी। तो जो छोटे किसान थे अब उनके पास ज़मीन कम पड़ रही थी खेती करने की। साथ में पहले वो कॉमन्स की ज़मीन से जलावन, मवेशियों के लिए चारा वगैरह इकट्ठा करते थे, वह भी अब कम पड़ने लगा था। तो उन किसानों को भी आय के नए स्रोतों की तलाश थी। तो ऐसे में शहर और किसानों के बीच एक संबंध स्थापित होने लगा। शहर के व्यापारी पूंजी लगाते थे किसानों पर, किसानों को पैसे देते थे और बदले में किसान किसी न किसी सामान का उत्पादन करते थे। तो किसानों के लिए एक नया अवसर था जिसमें वो अपने घर में बैठ करके खेती बाड़ी भी कर सकते थे और शहर के बाजार के लिए उत्पादन कर सकते थे। फिनिश्ड उत्पाद को शहरी व्यापारी फिर खरीद लेते थे और व्यापार में इसे शहर लाते थे। शहर में ये कई हाथों से होता हुआ ग्राहकों तक पहुंचता था। कुछ सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंचता था और इस तरह से शहर और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध बन रहा था, जिसका असर आने वाले वर्षों में भी पड़ने वाला था। भारत में हम आज भी कई गांवों में ऐसी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं कि जहां ग्रामीण लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते हैं और उनके उत्पादों से शहर के बाजारों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। कारखानों की शुरुआत। ब्रिटेन में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुलने शुरू हुए और शुरुआती कारखाने सूती कपड़े की मिलें थीं। और शुरू में अगर कहा जाए औद्योगिकरण हुआ तो सूती कपड़े उद्योग में ही हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1760 में ब्रिटेन में कपास का जो आयात हुआ था उसका मूल्य था लगभग 2.5 मिलियन पाउंड और 1787 में यह बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया, तो लगभग 10 गुना हो गया। कारखानों से कई लाभ भी हो रहे थे। अब मशीनों पर काम करने की वजह से श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ रही थी और एक श्रमिक जो पहले एक दिन में थोड़ा काम कर पाता था वह मशीनों पर अधिक काम कर लेता था। जैसे सूत काटने की ही बात हो तो हथकरघे से जितनी सूत काटी जा सकती थी उससे ज़्यादा सूत बड़ी बड़ी मशीनों से एक साथ एक श्रमिक कर सकता था।
एक ही छत के नीचे हजारों श्रमिकों से काम करवाना ज़्यादा आसान हो गया, श्रमिकों को मैनेज करना आसान हो गया। और चूंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था तो इसलिए उत्पाद की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती थी, और इससे एक और फायदा हुआ कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन होने लगा शहरों में। औद्योगिकरण की गति 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग सबसे आगे था, वही अग्रणी उद्योग था और सबसे ज़्यादा विकास उसमें हुआ था। फिर 1840 के दशक में इंग्लैंड में रेल का विस्तार शुरू हुआ और 1807 के दशक में उपनिवेशों में रेल का प्रसार शुरू हुआ, और जब रेलवे लाइनें बिछाई जाने लगी तो लोहा इस्पात की खपत बढ़ गई। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 1873 में इंग्लैंड से लोहा इस्पात का निर्यात जो हुआ था उसका मूल्य 77 मिलियन पाउंड था, और उसी साल के कपास के निर्यात की तुलना में यह दोगुना था, सूती कपड़े के निर्यात की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि औद्योगिकरण रातों रात हो गया, रातों रात बड़े बड़े कारखाने लग गए। नई तकनीक को अपने पैर जमाने में वक्त लगा, क्योंकि जो नई मशीनें आती थीं, आविष्कारक चाहे जितने भी दावे कर लें, निर्माता जितने भी दावे कर लें, वो मशीनें उतनी कुशल नहीं होती थी जितना कि दावा किया जाता था। फिर वो मशीनें खराब भी हो जाती थी और उनके मरम्मत में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। तो इसलिए ज़्यादातर व्यवसायी नई मशीनों को लगाने के पक्ष में नहीं थे, वो उनसे बचना ही चाहते थे। एक और बात यह थी कि उस समय ब्रिटेन में श्रमिकों की बहुतायत थी, उनकी कोई कमी नहीं थी। तो किसी व्यवसायी को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ा कि श्रमिकों को ज़्यादा पगार देना पड़ेगा। तो जब कम पैसे में श्रमिकों से ही काम चल रहा था तो कोई ज़रूरत नहीं बनती थी कि आप नई मशीनों में अधिक पैसे लगाएं। साथ में उस जमाने में जो हाथ से बनी चीज़ें होती थी उनकी गुणवत्ता और सुंदरता बेहतरीन होती थी मशीनों से बनी चीज़ों की तुलना में, और रईस और कुलीन घर के लोग अभी भी हाथ से बनी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो इस तरह से मशीनें धीरे धीरे आई। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी परंपरागत उद्योग थे, जैसे खाद्य संसाधन, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, कांच, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर आदि, उनमें कुछ साधारण सी खोज हुई, लेकिन नई खोजें हुई जिनकी वजह से उत्पादन की गति बढ़ गई। जैसे एक मशीन आई थी स्पिनिंग जेनी हथकरघा के लिए, जिसने रफ्तार बढ़ा दी, हालांकि उसका विरोध शुरू में काफ़ी हुआ। तो यह कहानी थी इंग्लैंड की। लेकिन अमेरिका में श्रमिकों की किल्लत हो रही थी और इसलिए अमेरिका में मशीनीकरण ही एक रास्ता बचता था जिससे उद्योग धंधे बढ़ाए जा सके। श्रमिकों का जीवन, जब गांवों में रोजगार के अवसर कम होने लगे और शहरों में उद्योग धंधे बढ़ने के साथ नए रोजगार मिलने लगे तो काफ़ी लोग गांवों से शहर की ओर पलायन करने लगे। लेकिन शहरों में नौकरी मिलना आसान नहीं था। उसके लिए शहर में किसी रिश्तेदार या जान पहचान का होना जरूरी था, अन्यथा नौकरी नहीं मिलती थी। बहुत लोग आते थे, शुरू में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते थे और उनके जान पहचान के कारण उन्हें नौकरी मिलती थी। लेकिन जो बेरोजगार रहते थे उन्हें पुलों के नीचे या निजी लोगों द्वारा चलाए गए रैन बसेरों में अपनी रातें गुजारनी पड़ती थी। उस समय वहाँ पर लंदन में एक पुअर लॉ अथॉरिटी भी थी जो कि कैजुअल वार्ड बनाती थी, जिसमें ऐसे बेरोजगार लोग अपना आसरा ढूंढ सकें। जिन लोगों को रोजगार मिल जाता था उनमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या थी। साल के कुछ महीनों में काम ज़्यादा निकलता था, कुछ उद्योगों में जाड़े के मौसम में काम ज़्यादा होता था और उसके बाद फिर काम नहीं मिलता था। तो काफ़ी लोग गांव लौट जाते थे ताकि वहाँ कटाई बटाई कर सकें, लेकिन कुछ लोग शहर में ही रह जाते थे कुछ और काम ढूंढने के चक्कर में। तो 19वीं सदी का मध्य अगर देखें तो जब अच्छा दौर होता था अर्थव्यवस्था का, तब भी बेरोजगारी 10% होती थी, और जब आर्थिक मंदी का दौर चलता था तो बेरोजगारी 35 से 75% हुआ करती थी। तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर थी। 1840 के दशक में भवन निर्माण में तेजी आई, फिर यातायात की सुविधाओं में भी तेजी आई और यातायात के क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या दोगुनी हो गई। फिर अगले 30 वर्षों में यानी 1870 के दशक जाते जाते फिर यातायात के क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या दोगुनी हो गई। तो कह सकते हैं कि यातायात के क्षेत्र में
रोजगार के नए अवसरों का काफ़ी बड़ी मात्रा में सृजन हुआ था। भारत में कपड़ा उद्योग, इंग्लैंड की तरह भारत में ही भी जो शुरू में उद्योग विकसित हुए वह सूती कपड़े के क्षेत्र में थे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। 18वीं सदी का मध्य आते आते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए थे और इसके कारण जो व्यापार के पुराने केंद्र हुआ करते थे जैसे सूरत, हुगली, मछलीपट्टनम, अब इनका महत्व घटने लगा था और नए केंद्रों का उदय हो रहा था जैसे कलकत्ता और बंबई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता और बंबई में ही काम शुरू किया था अपना मुख्य रूप से। एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनैतिक प्रभुता मिल गई तब उसने व्यापार पर अपने एकाधिकार को बनाने का काम शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले किया कि परंपरागत व्यापारियों और दलालों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि गांवों के बुनकरों से सीधा संपर्क स्थापित करे और इसके लिए कंपनी ने एक एजेंट बहाल किया हुआ था जिसे गुमास्ता कहते हैं। गुमास्ता अपने सिपाहियों और चपरासियों के साथ जाता था और एक एडवांस का सिस्टम शुरू हुआ जिसमें गुमास्ता बुनकरों को एडवांस पैसे देता था और शर्त यह होती थी कि जब एक बार एडवांस ले लिया, कर्ज ले लिया, तो वह बुनकर फिर किसी दूसरे के लिए सूत नहीं काट सकता था, कपास नहीं काट सकता था या कपड़े नहीं बुन सकता था। तो इस तरह से बुनकरों पर गुमास्तों का शिकंजा कसता गया, कर्ज का दबाव बढ़ता गया। जो परंपरागत दलाल होते थे वो अक्सर आसपास के गांव के होते थे, उनकी रिश्तेदारियां वहां होती थी, उनकी जड़ें होती थी, लेकिन गुमास्ता बाहर का आदमी होता था। तो जब बुनकर समय पर काम करके नहीं देता था तो गुमास्ता उन पर यातनाएं भी करता था, उनकी पिटाई भी करता था और कई किस्से ऐसे सुनने को मिलते हैं जब गुमास्ता और गांव के बुनकरों के बीच झगड़े भी हुआ करते थे। कई बुनकर कर्ज के जाल से बचने के लिए अपना गांव छोड़कर किसी रिश्तेदार के गांव में भी जाकर बस जाते थे, फिर वहां नया काम शुरू करते थे या फिर वहां करघा लगाते थे। तो कुल मिलाकर बुनकरों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फिर मैनचेस्टर का भी प्रकोप शुरू हो गया था। इसके लिए आपको देखना होगा कि सूती कपड़ा का निर्यात क्या होता था। पहले भारत से सूती कपड़े का निर्यात होता था ब्रिटेन, क्योंकि भारत के जो सूती कपड़े होते थे उनकी क्वालिटी बड़ी महीन होती थी, उनकी बहुत मांग होती थी, तो यहाँ से काफ़ी डिमांड होता था। तो 1811-12 में जो कुल निर्यात का 33% वह सूती कपड़े का था। यह घटकर 1850-51 में 3% रह गया था, क्योंकि बाद में मैनचेस्टर के मिलों ने और इंग्लैंड के व्यवसायियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि भारत से सूती कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या सीमा शुल्क लगा दिया जाए। फिर गंगा उल्टी बहने लगी, अब सूती कपड़े का आयात होने लगा। मैनचेस्टर की मिलों में जो कपड़े बनते थे वह भारत आने लगे। 1800 तक यह नगण्य था। 1850 में सूती कपड़े का आयात 31% हो गया कुल आयात का और 1870 में यह बढ़कर 70% हो गया। इसका एक और कारण यह था कि मैनचेस्टर की मिलों के कपड़े सस्ते होते थे और भारत में जो हथकरघे पर कपड़े बनते थे वह मोटे होते थे, क्वालिटी में महंगे भी होते थे। तो जब ग्राहक को सस्ते कपड़े मिल रहे थे तो कोई वजह नहीं थी कि यहाँ के हथकरघों पर बने कपड़े को खरीदता। तो मैनचेस्टर की मिलों के कपड़े से बड़ा ही भारी कंपटीशन मिल रहा था। उसी दौरान 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था। तो अमेरिका से जो कपास आती थी ब्रिटेन के लिए वह बंद हो गया था आना उसका, और फिर भारत से कच्ची कपास का निर्यात होना शुरू हो गया था। तो शुरुआत में भारत उत्पाद का निर्यातक था, फिनिश्ड प्रोडक्ट का निर्यातक था। धीरे धीरे भारत कच्चे माल का निर्यातक बनने लगा। यह सब मैनचेस्टर के कारण हुआ, या कह सकते हैं मैनचेस्टर में बढ़ते हुए उत्पादन के कारण हो गया। भारत में कारखानों की शुरुआत। भारत में बंबई में 1854 में पहला सूती कपड़ा मिल लगा था, जिसमें उसके 4 साल के बाद उत्पादन शुरू हुआ था, यानी 1858 में। फिर 1860 के दशक में कई अन्य जगहों पर सूती कपड़ा मिलें खुलने लगी, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, बंगाल आदि में।
बंगाल में जूट मिल भी शुरू हुआ। 1870 के दशक में मद्रास में सूती कपड़ा मिल खुला। तो इस तरह से जो मुख्य औद्योगिक शहर थे, हर जगह सूती कपड़े मिलों की शुरुआत हो गई। भारत के शुरू के जो व्यवसायी थे, उनका चीन के साथ व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है। वो व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही साथ लग के व्यापार करते थे और मुख्यतः अफीम के व्यापार में ये काम करते थे। यहाँ से अफीम ले जाते थे, माल बंदरगाहों पर लदवाते थे, फिर आगे के व्यापारियों को देते थे। फिर खाड़ी देशों के साथ भी इनका व्यापार था और इस व्यापार में कई व्यापारियों ने बहुत अच्छी पूंजी जमा कर ली थी। जब इनके पास पूंजी आ गई तो ये फिर बड़े उद्योग धंधे लगाने के सपने भी देखने लगे। इनमें कई नाम हैं, जैसे एक नाम है द्वारकानाथ टैगोर का। इन्होंने 1830 के दशक में और 1840 के दशक में कई उद्योग धंधे लगाए बंगाल में, लेकिन 1840 के दशक की आर्थिक मंदी में इनके धंधे तबाह हो गए। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो काफ़ी सफल हुए, जैसे दिनशॉ पेटिट और जमशेद जी नसेरवन जी टाटा, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। आज भारत में टाटा समूह एक बहुत बड़ा समूह है। एक मारवाड़ी थे कलकत्ता में, हुकुमचंद सेठ, उन्होंने 1970 में कलकत्ता में पहला जूट मिल लगाया। आप सब लोग आज बिरला ग्रुप से भली भांति परिचित होंगे। तो बिरला ग्रुप के जो मालिक हैं, उनके दादा परदादा भी, उनका भी चीन के साथ व्यापार हुआ करता था। उसी पूंजी से उन्होंने बिरला समूह की स्थापना की थी। मजदूर कहाँ से आते थे? शुरुआती दौर में जहाँ भी उद्योग थे, जैसे बंबई में उद्योग था, तो मजदूर आसपास के जिलों या आसपास के गांवों से आते थे। जब ज़्यादा औद्योगिकरण हो गया तो बाद में दूर दराज के इलाकों से भी मजदूर आने लगे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस से भी आते थे। आज का जो उत्तर प्रदेश है उसे उस जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। लेकिन इन मजदूरों को भी नौकरी आसानी से नहीं मिलती थी। वहाँ पर भी इंग्लैंड वाला ही सिस्टम था कि आपके कोई रिश्तेदार रहते हो, कोई जान पहचान वाले रहते हो, तभी आपको नौकरी मिलेगी। कंपनी वाले भी किसी पुराने श्रमिक को, पुराने स्टाफ को जॉबर की भूमिका देते थे और जॉबर का काम होता था किसी प्लेसमेंट एजेंसी की तरह काम करना। और जॉबर अक्सर अपने आदमियों को ही नौकरी पर रखता था, जैसे उसके गांव का कोई आदमी है या उसका कोई रिश्तेदारी में निकल आ रहा है, उसको रखता था। जब कोई आदमी नौकरी की तलाश में आता था तो जॉबर उसे रहने के लिए ठिकाना देता था, शुरू में ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी देता था, फिर नौकरी भी लगवाता था। बदले में जॉबर को उपहार मिलते थे। जॉबर बल्कि उपहार की अपेक्षा भी करता था, इज्जत भी ढूंढता था। साथ में जॉबर बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति बनता चला जाता था। वह बाकी लोगों के पारिवारिक मामलों में भी दखल देता था और वह एक तरह से वहाँ पर का अघोषित राजा बन जाता था। औद्योगिक विकास का अनूठापन। अब देखें, यूरोप की जो मैनेजिंग एजेंसी थी, उनकी रुचि कुछ खास सामानों में ही थी, जैसे चाय, कॉफ़ी, खनन, नील, जूट, क्योंकि इन सामानों को निर्यात किया जाता था और निर्यात में कमाई ज़्यादा होती थी। भारत के व्यवसायी मैनचेस्टर से डायरेक्ट कंपटीशन से बचना चाहते थे, तो इसलिए वे अक्सर सूत के मोटे कपड़े बनाते थे और ये कपड़े या तो हथकरघा वालों को बेचा जाता था या चीन के बाजारों को भेजा जाता था। 1900 के पहले दशक में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद से चीन का बाजार पूरा भर गया था, तो इसलिए अब भारत से जो सूत जाता था उसकी मांग कम हो गई। तो अब भारतीय व्यवसायियों के पास रास्ता ये था कि अब सूती धागे को छोड़कर वे कपड़े बनाने शुरू कर रहे। उन्होंने वही किया। तो इससे यह हुआ कि 1900 से 1912 के बीच में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का भी असर हुआ। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन की मिलों को सेना के लिए सामान बनाने को कहा गया और वो उसी काम में बिजी थे। तो अब भारत के जो उद्योगपति थे उनके सामने भारत का बड़ा सा घरेलू बाजार खुला हुआ था और उसके लिए वो सामान बनाने लगे। साथ में ब्रिटेन से भी आदेश आया कि ब्रिटेन के लोगों के लिए भी सामान बनाए। तो यह दौर था जिसमें युद्ध के कारण भारत में के जो उद्योग धंधे थे वो काफ़ी फले फूले, क्योंकि उन्हें एक तो भारत का बाजार मिल गया और साथ में इंग्लैंड का भी बाजार मिल गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब
उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी या मैनचेस्टर की अन्य कंपनियों को भारत के बाजार में दोबारा जगह बनाने में बहुत परेशानी हो या लगभग असंभव हो गया उनके लिए। साथ में उनको अब जापान से भी कंपटीशन मिल रहा था, अमेरिका से भी कंपटीशन मिल रहा था। लघु उद्योगों का वर्चस्व, औद्योगिकरण तो हुआ था लेकिन अभी भी बड़े उद्योग कम ही थे। भारत में जो कुल बड़े उद्योग थे उनका 67% सिर्फ बंगाल और बंबई में था और बाकी इलाकों में लघु उद्योग थे। जो श्रमिक काम करते थे 1911 में उनका सिर्फ 5% ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था और 1931 में यह बढ़ के 10% हो गया। तो फिर भी 90% श्रमिक वह गैर संगठित क्षेत्र में काम करता था, छोटी छोटी कंपनियों में काम करता था या लघु उद्योगों में काम करता था। उसी बीच लघु उद्योगों में भी कुछ बदलाव आ रहे थे। जैसे हथकरघे के क्षेत्र में देखें तो 1941 तक भारत में 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लग गए थे और मुख्य केंद्रों पर जो कटाई बुनाई के जो मुख्य केंद्र थे जैसे त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल, वहाँ पर 70 से 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लग गए थे। दरअसल फ्लाई शटल एक उपकरण है, छोटा सा उपकरण जो हथकरघे में लगाया जाता है और उसको लगाने से हथकरघे की रफ्तार बढ़ जाती है, उससे उत्पादन बढ़ जाता है। अब देखते हैं बाजार में होड़ में क्या होता था, क्योंकि उत्पादक को अपना सामान बेचने के लिए ग्राहकों को रिझाना पड़ता है और उसके लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। आज आप टेलीविज़न में, होर्डिंग पर, अखबारों में विज्ञापन देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, आप लेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आप स्मार्ट दिखेंगे। तो उस जमाने में जो सामान आते थे उनके बंडलों पर लेबल लगा होता था जिस पर अगर मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था तो मेड इन मैनचेस्टर का मतलब होता था कि बहुत अच्छी क्वालिटी, और उस लेबल को देख करके लोग आंख बंद करके सामान खरीदते थे। दूसरा, यहाँ के ग्राहकों को रिझाने के लिए जो मैनचेस्टर के सामान आते थे, कपड़े आते थे या साबुन आया, कुछ भी आया, तो उनके लेबल के ऊपर देवी देवताओं के चित्र भी होते थे, यहाँ के देवी देवताओं के, ताकि लोगों को लगे कि वो अपना सा लगे, उससे तारतम्य जुड़ जाए। फिर कुछ उत्पादकों ने कैलेंडर बांटना भी शुरू किया, क्योंकि यदि अखबार में आप विज्ञापन देंगे तो अखबार की लाइफ एक दिन की होती है, मैगजीन आदमी 1 महीने तक रखता है या 2 महीने तक रखता है, लेकिन कैलेंडर अपने घर में या दफ्तर में लोग दुकानों में साल भर रखते हैं, तो कैलेंडर की लाइफ ज़्यादा होती है। मैगजीन किसी अनपढ़ के लिए बेकार है, वह उसको पढ़ नहीं सकता है, लेकिन कैलेंडर में तारीख देखने के लिए